तो हम लोग कहाँ पे थे कल? ये थे ना। तो ये आई थिंक 13th करने वाले थे सॉल्व, है ना? 12 तक हो गया था। सो देखो, देखिए क्या कह रहा है कि x1 x2 xn बी आर रैंडम वेरिएबल हूँ जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आर नॉर्मल 0 1, है ना? तो जो मार्जिनल है वो नॉर्मल 0 1 है, तो मतलब एक्स आई नॉर्मल 0 1 है, रैंडम वेरिएबल है। सपोज ई ऑफ एक्स आई एक्स जे 0 है फॉर ऑल आई डिफरेंट दैन जे, ओके, एंड y is x1 plus x2 dot 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 xn, and v is x1 square x2 square xn square, which which of the following statement follow from given condition। तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है, राइट? तो पूछ रहा है कि इनमें से क्या सही है। तो ये तो आसान, मुझे लगता है आप लोग कर पाएंगे। देखिए, मतलब रैंडम वेरिएबल के बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। चेक करके बताइए, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। चेक कीजिए पहले। बाकी पेपर तो मैं फिर से एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ, ग्रुप में तो होगा ही। सो सही, पेपर भेज रहा था ना। आ गया जी, देखिए। थर्ड ऑप्शन बताना है, अच्छा ठीक है। तो बाकी लोग भी देख लीजिए एक बार ट्राई करके, है ना? क्योंकि ट्राई करने पे ही आपको पता चलेगा, है ना? ये है।
अच्छा मैंने किसका पेपर भेजा है? ये दिसंबर 21 का है ना? आंसर की गलत वाला है क्या? अच्छा ओला टू। तो इसमें मेनली एक कह रहे हैं सारे ट्रू हैं, एक कह रहे हैं फोर्थ ट्रू है, थर्ड ऑप्शन आपको चेक करना है। सो फोर्थ तो ऐसे ही देख के पता चल रहा है, उससे आ जाएगा। किससे आएगा जी? जैसे y यहाँ पे क्या है, ये है, तो y का मीन 0 है, राइट? सो ई वाई इज 0। अच्छा फोर्थ नहीं, थर्ड बताना। फोर्थ तो आपका हो ही गया, मतलब फोर्थ ऐसे बाकी लोगों के लिए बताऊँ अगर, तो देख के पता चला चेबीशेव इनइक्वालिटी से नहीं हो जाएगा? हो जाएगा जी। और वेरिएंस ऑफ y निकालोगे तो इसमें इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो हमें ई ऑफ ये बता रखा है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें ये बता रखा है कोवेरिएंस एक्स आई एक्स जे का 0 है, यही ना? क्योंकि ई तो ऑलरेडी 0 था, तो मतलब हमें गिवन है एक्स आई एक्स जे का कोवेरिएंस 0 है फॉर ऑल आई डिफरेंट देन जे, तो ये मुझे गिवन है। और जैसे एक्स वाई सिर्फ नॉर्मल है, तो ज्वाइंट ज़रूरी नहीं है। देखो अगर मुझे बता रखा है x1 नॉर्मल है x2 नॉर्मल है, तो ज्वाइंट पीएमएफ ऑफ x1 x2 मे और मे नॉट बी नॉर्मल, बाईवेरिएट नॉर्मल जरूरी नहीं है। अनलेस बोला नहीं है इंडिपेंडेंट है, तो उसका ज्वाइंट जरूरी नहीं बाईवेरिएट नॉर्मल होगा। सो इसीलिए तो यहाँ पे जैसे कह रहा है कि y हैज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन जीरो वेरिएंस n, तो ये तो चेक किया जा सकता है। लेकिन हाउ डू यू नो कि ये जैसे यहाँ से अगर निकालोगे, पूछा है which of the following given following which of the following statements follow from given condition, तो y तो सिंपल है, y का मीन 0 है, वेरिएंस 111 n टाइम, कोवेरिएंस 0 है क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रखा है कोवेरिएंस 0 है, तो ये तो n हो गया। यहाँ तक ओके है? तो y हैज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 वेरिएंस n, तो पहला तो ट्रू लग रहा है जी। चेक करो एक बारी, इसमें कोई दिक्कत है? सर आईआईटी होगा तभी ना नॉर्मल होगा। आईआईडी होगा हमने तो बताया था। एक मिनट हमें नॉर्मल बता रखा है ना? और क्या पता लगा? ओके ओके एक मिनट, हाँ मार्जिनल हाँ नॉर्मल है, पूरा नॉर्मल नहीं बनेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे ये है, अभी मैं बता रहा था कॉन्सेप्ट, उसी में गलती हुआ है नहीं। क्योंकि जैसे x1 x2 मतलब नॉर्मल में ना थोड़े से यहाँ पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि जैसे मैं अगर रिजल्ट लिखूँ, थ्योरम ये होता है कि मान लीजिए अगर मुझे बोला गया कि x1 कॉमा x2 दिस इज बाईवेरिएट नॉर्मल, देन है कि मान लो पैरामीटर लिखोगे तो μ1 μ2 σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर रो, देन x1 जो है वो नॉर्मल μ1 कॉमा σ1 स्क्वायर होगा, पहला पॉइंट। दूसरा x2 भी नॉर्मल μ2 σ2 स्क्वायर हो गया। तीसरा x1 प्लस x2 निकालेंगे तो नॉर्मल μ1 प्लस μ2 σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर 2 रो σ1 σ2 होगा। अगर यहाँ माइनस आएगा तो बस यहाँ चेंज आएगा, बाकी सेम रहेगा, है ना? तो यहाँ बस चेंज आएगा। अगर यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ बस चेंज आएगा। तो ये है। m1 माइनस हाँ m1 माइनस m2 भी होगा ना? हाँ, माइनस यहाँ होगा। यहाँ पे भी चेंज आएगा, है ना? ठीक है। अब तो या इसको अलग से ही लिख देते, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, देखो तो यहाँ से अगर हम लिखें फोर्थ पॉइंट कि x1 माइनस x2, तो कितना बनेगा? μ1 माइनस μ2 σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर माइनस 2 रो σ1 σ2। ठीक है, ओके। अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, है ना? इस थ्योरम का
अगर बाईवेरिएट है तो इतना है। अब ये रिमार्क बस इतना ही है समझना यहाँ पे, तो यही मैं अभी बताना। जैसे मुझे अगर कोई बोलता है कि x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल μ1 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर एंड x2 इज नॉर्मल μ2 कॉमा सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक, देन इसमें ये है कि पहला पॉइंट, देन यहाँ पे क्या होगा, x1 कॉमा x2 में और मे नॉट बी बाईवेरिएट नॉर्मल, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और दूसरा x1 प्लस x2 या x1 माइनस x2 में और मे नॉट बी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ये है एक्चुअली। तो यहाँ पे पीछे ये लग रहा है एक्चुअली, है ना, ये सही कह रहे हैं कि अगर मुझे 2 नॉर्मल बस दे रखा है, ये नहीं बोला इंडिपेंडेंट है, तो उसका ज्वाइंट जरूरी नहीं है बाईवेरिएट नॉर्मल होगा, और उसका सम भी जरूरी नहीं है नॉर्मल आएगा। ये विकर-वैदगी में थ्योरम है, आप देख सकते हैं विकर-वैदगी में जो सम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नाम का चैप्टर है, आई थिंक 4 या 5 चैप्टर होगा, उसमें जाके आप देख सकते हो, एग्जाम्पल भी दे रखा है। एक ज्वाइंट पीडीएफ है जिसका मार्जिनल नॉर्मल आता है बट ज्वाइंट बाईवेरिएट नॉर्मल नहीं है, तो उस पर है ये, ठीक है। अब रह गया, तो इसी बेसिस पे यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली कि हमें बता रखा है ईच xi रैंडम वेरिएबल्स हैं जो कि नॉर्मल है, तो हमें ये नहीं बताया कि वो आईआईडी है या इंडिपेंडेंट बताया नहीं है, तो इसीलिए सम नॉर्मल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है एक्चुअली, है ना। ये ओके है, लेकिन वाई नॉर्मल होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। मीन वेरिएंस ठीक है भाई, वी एस काई स्क्वायर, जब वो नॉर्मल है ही नहीं तो ये काई स्क्वायर बनेगा ही नहीं, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब आते हैं थर्ड वाले पे कि ई ऑफ एक्स आई क्यूब इंटू एक्स जे क्यूब बराबर 0 होगा, तो ये तो ऑड मोमेंट हो गया ना। तो चूंकि एक्स आई एक्स जे 0 है ना, लेकिन इससे कोई जरूरी नहीं है कि एक्स आई क्यूब एक्स जे क्यूब 0 होगा, प्रोडक्ट है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि x1 नॉर्मल है, xi नॉर्मल है, xj नॉर्मल है, तो x1 x2 का प्रोडक्ट जरूरी नहीं नॉर्मल होगा। और ये क्यूब भी है, तो क्यूब की कोई गारंटी है, कोई गारंटी नहीं, बट क्वेश्चन है प्रूफ अगर करना चाहे तो कैसे करेंगे, है ना। तो ये हम ट्राई कर सकते हैं कि हाउ टू प्रूफ, मैं कह रहा ना, ई ऑफ एक्स आई क्यूब एक्स जे क्यूब 0 होगा फॉर ऑल दिस। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा जहां पे ऐसा हो, है ना। इस ऑप्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोवेरिएंस बिटवीन, लिख सकते हैं ऐसा, एक बार चेक कर लो, एक्स आई एक्स जे क्यूब, क्योंकि एक्स आई क्यूब का मीन तो 0 होगा ही ना, क्योंकि एक्स आई नॉर्मल 0 1 है, तो ये तो हम जानते हैं नॉर्मल 0 1 की प्रॉपर्टी की ऑल मोमेंट सारे 0 होंगे, तो ये ही कोवेरिएंस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस ऑप्शन को कि कोवेरिएंस 0 है फॉर ऑल आई, बट ऐसा होगा क्या, तो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ बस दे रखा है एक्स आई नॉर्मल है, ये बता रखा है ना। तो क्वेश्चन इसको प्रूफ कैसे लिखेंगे, ये कहना चाह रहा हूँ ना, हाउ टू प्रूफ। तो ये नॉट है, जरूरी नहीं है कि मतलब इसका 0 ही होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। अब इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे ये देख सकते हैं, तो गलत दिखाना ना मुझे, तो कोई काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा वैसा कि वैसा हो जाए, बट ऐसा कोई थ्योरम तो डायरेक्टली नहीं है ना, क्योंकि कोवेरिएंस 0 होना यहाँ पे, अगर बाईवेरिएट नॉर्मल होता है ना या इंडिपेंडेंट नॉर्मल है तो बाईवेरिएट नॉर्मल हो जाता है, उस केस में कोवेरिएंस 0 है तो इंडिपेंडेंट होगा, या इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 होगा बाईवेरिएट नॉर्मल में। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ कोवेरिएंस 0 है, सो इट डजंट मीन कि एक्स आई और एक्स जे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यूनिवेरिएट नॉर्मल है। तो इसीलिए इसमें मुझे लगता है इसमें ज़रूरी नहीं होगा ऐसा, बट उसके लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल हमें ढूंढना पड़ेगा। और डी तो बहुत आसान है, डी मुझे लग रहा है उससे आ जाएगा, चेबीशेव इनइक्वालिटी से डी आप कर लोगे, है ना। चेबीशेव इनइक्वालिटी लगाओगे इसमें, तो ये है प्रोबेबिलिटी y माइनस 0 का मॉड मोर देन t लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y अपॉन टी स्क्वायर, तो ये चेबीशेव से ट्रू स्टेटमेंट है। मेन है 3 का, तो 3 में ऐसा कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है कि ये 0 होगा तो ये 0 ही होगा, ऐसा कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है। बट और जस्टिफाई मुझे करना है तो मुझे कोई एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, और काउंटर एग्जाम्पल मतलब है ना, गलत दिखाने के लिए वी कैन फाइंड काउंटर एग्जाम्पल। सो बट ये नेसेसरली ट्रू नहीं है ना, थर्ड इज नॉट नेसेसरली ट्रू।
जैसे मान लो फर्स्ट सेकंड नेसेसरी ट्रू नहीं है ना, फर्स्ट सेकंड में ऐसे जरूरी नहीं है ट्रू है, नॉर्मल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यहाँ भी काई स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो वैसे ही जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि जीरो ही होगी। इन तीनों 100% ट्रू नहीं, इसलिए फॉल्स है, मतलब वन काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स, है ना, तो इसलिए हम लोग फॉल्स कह रहे हैं। बट स्टिल किस बार काउंटर एग्जाम्पल है तो बताओ। बोलो भाई। देखो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना इतना आसान नहीं होता है कई बार ना, तो हम ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है इसका जीरो ही होगा, अगर मतलब मेन एग्जांपल मतलब ये ऐसा कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है इसलिए फॉल्स होगा, मतलब ऐसा कोई है ना तो कर नहीं पाएंगे, तो जैसे 1 2 इज नॉट नेसेसरली ट्रू, वैसे ही 3 इज ऑल्सो नॉट नेसेसरली ट्रू, ठीक है ना, तो ओनली 4 इज करेक्ट। अभी किसी को डाउट है तो पूछो। तो इसमें मेनली ये जो रिजल्ट यूज हुआ है, ये रिमार्क यूज हुआ है, ठीक है, कि जरूरी नहीं है बाईवेरिएट नॉर्मल होगा, जरूरी नहीं है नॉर्मल होगा सम, तो इसीलिए इंडिपेंडेंट होता तो सारे ट्रू हो जाते हैं। हाँ अगर इंडिपेंडेंट दे देता तो फिर सब सही हो जाता, अगर बोल देता इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल या रैंडम सैंपल बोल देता, तो रैंडम सैंपल का भी डेफिनेशन आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, तो ट्रू हो जाता है एक्चुअली, ये है, ठीक है। सो दूसरा देखते हैं 14, तो इंडिपेंडेंट नहीं है इसलिए वो जरूरी नहीं है ट्रू होगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है, सपोज x1 x2 xn आईआईडी है, अब नॉर्मल थीटा 1, जहाँ थीटा जो है आपका नॉन नेगेटिव है, t mle है थीटा का, t इज द mle ऑफ थीटा, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। mle पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो t mle है, तो यहाँ mle निकाल सकते हैं आप, जैसे ईच एक्स आई नॉर्मल थीटा 1 है, थीटा नॉन नेगेटिव है, तो क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं mle ऑफ थीटा क्या होगा। ये तो आता होगा सबको निकालना, mle तो यूजी लेवल से ही पढ़ते हैं हम लोग, बताइए एक्स mle बार क्या आएगा, लेकिन क्या हमेशा x बार होगा, जैसे x बार तो रेंज। नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है ना, क्योंकि एक्स आई तो यस नॉर्मल सर। है, तो नेगेटिव भी x बार आ जाएगा, लेकिन mle मस्ट बी इन द पैरामीटर स्पेस, है ना। यस सर, मिनिमम। क्या कर रहे हो बेटा दर्श? हाँ तो x बार होगा अगर x बार नॉन नेगेटिव है, और अगर x बार नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव हो गया तो mle क्या होगा, जीरो जीरो तो जीरो। जीरो रहेगा, है ना। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ग्राफ बनाओगे तो ये आपका x बार है अभी, ठीक। अब हमारा पैरामीटर स्पेस है 0 से इन्फिनिटी, तो mle मस्ट बिलोंग टू पैरामीटर स्पेस, मतलब mle को इसी इंटरवल में बिलोंग करना पड़ेगा, पैरामीटर स्पेस मतलब पैरामीटर की ऑल पॉसिबल वैल्यू, तो यहाँ जो पैरामीटर स्पेस है ये है, जिसको हम अगर क्लास में तुम लोग देखते हो उसको बिग थीटा से मैं डिनोट कर देता हूँ, तो ये यहाँ 0 से इन्फिनिटी है, सो mle इसी में आएगा हमेशा, ठीक है। तो अब यहाँ मान लो जैसे इधर 0 है एग्जाम्पल के लिए, इधर इन्फिनिटी है, तो अगर x बार 0 से इन्फिनिटी में है तो x बार आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 0 यहाँ ना हो के x बार नेगेटिव नंबर है, 0 यहाँ है, तो हमें देखना होगा अब
मान लो जीरो यहाँ, मतलब एक्स बार नेगेटिव है, एक्स बार नेगेटिव साइड में, जीरो यहाँ है, तो मुझे देखना होगा इस इंटरवल में कौन सा ऐसा नंबर है जिसपे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम है। तो लाइक्लीहुड नॉर्मल ही है, मतलब नॉर्मल का, तो जीरो पे ही मैक्सिमम होगा। तो नियरेस्ट पॉइंट जो होगा जिसमें मैक्सिमम मिलेगा जीरो होगा। सो दिस इज द एमएलई। अब आप चेक करो, अब आप ऑप्शन, ये आपका टी है एक्चुअली। सो दिस इज योर टी इन दिस क्वेश्चन। आप कर पाओगे, देखिए। So x bar is not MLE. X bar when x bar is not negative. 0 when x bar is negative. बता पाएंगे? तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? देखिए, पूछा क्या, ट्रू ना? कौन सा ट्रू है ये बताना है आपको। तो ई टी निकाल लो यहाँ से, क्या दिक्कत है। तो ई ऑफ टी अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, थीटा व्हेन एक्स बार इज नॉन नेगेटिव, जीरो व्हेन एक्स बार इज नेगेटिव। तो इन ऑल थीटा ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है, तो ई टी माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा, है ना, ई टी माइनस थीटा। तो ये वैसे ही समझिए ना, इसको थीटा घटा दो इसमें से तो क्या मिलेगा, ई टी माइनस थीटा विल बी, थीटा घटा रहे हैं इसमें से, तो जीरो इफ एक्स बार इज नॉन नेगेटिव एंड माइनस थीटा इफ एक्स बार इज नेगेटिव। ऐसा कुछ चेक करो। तो ये कह रहा है जीरो होगा जब थीटा नॉन नेगेटिव है उसके लिए, तो ये गलत कह रहा है। ये कह रहा है नेगेटिव होगा, ये कह रहा है पॉजिटिव होगा जहाँ पे ये नेगेटिव होगा फॉर ऑल थीटा बिटवीन जीरो थीटा वन। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। तो सिंपल आपको दिख रहा है ना। कोई डाउट है किसी को, बताइए। क्योंकि जब थीट यहाँ, सॉरी एक मिनट, चेक कर लो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। क्योंकि थीटा नॉन नेगेटिव है तो उस केस में एक्स बार भी नॉन नेगेटिव है। कहने का मतलब ये है, जब थीटा नॉन नेगेटिव है तो एक्स बार, तो इसको तुम लिख सकते हो थीटा नॉन नेगेटिव है ना, और थीटा नेगेटिव होगा ही नहीं ऐसे, तो एक्स बार, मतलब हमें सिर्फ इसके लिए बात कर रहा था ना। ये चेक एंड टेल, कहीं डाउट है तो बताओ। ठीक है भाई, चेक करो एक बार।
हम्म। समझ आ रहा है कि नहीं? कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ आईआईडी ऑब्जर्वेशन x1 x2 डॉट 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 फ्रॉम नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। तो आपको बता रखा है ना आईआईडी है, x1 x2 है ना, ऐसे समझ लो कि x1 x2 xn, अभी ये आईआईडी है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। तो आपसे पूछ क्या रहा है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या सिक्वेंस से चलता रहेगा। तो पूछना क्या है, फॉलोइंग विच आर द फॉलोइंग अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा, बताइए। दिस इज एस स्क्वायर राइट, तो हम लोग ये जानते हैं सैंपल वेरिएंस 1/n-1 समेसन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। सो व्हाट डू यू नो, एस स्क्वायर कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू सिग्मा स्क्वायर, यस और नो? रिजल्ट है ना, क्या एस स्क्वायर कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू सिग्मा स्क्वायर? ट्रू फॉल्स बताओ भाई, ट्रू होगा या फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट? ट्रू होगा सर। ट्रू है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, डेफिनेशन ये होता है। तो ये ट्रू है, तो अप्लाई इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। अब एस और सिग्मा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ टी इज कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा, जी टी विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी थीटा फॉर ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जी। सो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो, तो एस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू सिग्मा, दिस इज ट्रू। तो एस मतलब इसका रूट, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, हमसे पूछा क्या ना, ट्रू ही पूछा ना, मतलब ट्रू इन द सेंस हमें तो, सॉरी, हम तो दोनों ढूंढना है ना, ये कंसिस्टेंट है, मतलब ये आपका एस है, सो दैट इज कंसिस्टेंट। ठीक है, लेकिन हमें तो दोनों पूछा है ना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट, दोनों होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ एस सिग्मा नहीं होता है ना? चेक कीजिए। नाउ कम टू द अदर ऑप्शन, तो ये आउट हो जाएगा क्योंकि ये ठीक है, ये कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी सिग्मा ओके है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, बट ये अनबायस्ड नहीं है, लेकिन हमसे अनबायस्ड भी पूछा गया है, तो ये तो आउट हो गया। ऐसे बाकी का चेक करो, जैसे x1 स्क्वायर अपॉन है ना, तो यहाँ अगर आप देखोगे x1 प्लस xn होल स्क्वायर बाई 2 पाई है ना, कितना है ये? तो ये है आपका नॉर्मल 0 1, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, आई के टर्म में कर दो, तो ये काई स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक, अब अनबायस्ड होगा, चेक करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ई ऑफ मॉड एक्स कितना होता है, जो ये फॉर्मूला है ना, अगर रूट, सिग्मा पाई, हाँ सिग्मा रूट 2 पाई होता है सर। नहीं, √2/पाई इंटू सिग्मा, ऐसा कुछ होता है जी? हाँ सर, यही बोल रहा था। अच्छा ठीक है, तो ये मॉड एक्स है जब एक्स नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है, इसके लिए हम बता रहे हैं ना, जब एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये है तो ये फॉर्मूला है। तो अभी के लिए ओके है यहाँ तक। तो अगर इसमें मैं एक्सपेक्टेशन समेसन मॉड एक्स आई लगा दूं, तो ये n टाइम हो जाएगा, सो √2/पाई n सिग्मा हो जाएगा, है ना? n को डिनोमिनेटर में बुला लो, उसके अकॉर्डिंग बुला लो, तो एक्सपेक्टेशन ये हो जाएगा पाई बाई 2 का रूट
फिर नीचे यहाँ n, फिर है ना। सो इसको मैं अभी हटा देता हूँ। बस चेक करो, ये सब बेसिक रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस हैं जो आप कर पाओगे। 1 to n, तो ये बचा सिर्फ सिग्मा। तो अनबैच तो है पहला वाला। अब कंसिस्टेंट देखना है आपको, तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाओ। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है? 1/n समेसन I from 1 to n converges in probability to expectation of mod x। वीक लॉ ऑफ लार्ज नहीं कहता है ना। सो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर अप्लाई करोगे, ये हो जाएगा, यही था √2/π एंड विथ सेम इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा। तो पहला तो ट्रू है, पहला ओके है, वो अनबैस्ड भी है, कंसिस्टेंट भी है। इसको डिनोमिनेटर इधर ले आओ तो वही बात है, √2/π 1/n समेसन mod xi I from 1 to n converges in probability to 1। यही है। सर इसको सफिशिएंट कंडीशन से सॉरी सिग्मा है। इसको सफिशिएंट कंडीशन से प्रूव कर सकते हैं क्या कि लिमिटिंग एक्सपेक्टेशन वो सिग्मा हो जाएगा और वेरिएंस 0 हो जाएगा? उससे भी कर सकते हो जाएगा, आप निकालो। सो इफ यू कैन प्रूव एक्सपेक्टेशन ऑफ t is सिग्मा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एंड वेरिएंस ऑफ t लिमिट, है ना। सो जीरो, है ना, then t converges in probability to sigma, that is t is the consistent estimator, है ना। यही डेफिनेशन है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का। तो अगर वैसा इससे भी कर पाओगे, इससे भी हो जाएगा। ये वन वे थ्योरम है लेकिन, है ना, ये चीज़ है। एमएलई इज कंसिस्टेंट, आप एमएलई निकाल लो तब भी कंसिस्टेंट हो सकता है। इसका एमएलई निकाल पाओगे? एमएलई कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होता है ना। एमएलई बताओ जरा क्या होगा। इफ यू कैन फाइंड एमएलई मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा, कोई भी निकालो, बताओ क्या आएगा। 2 सेकेंड वाला ट्रू आ जाएगा ना? हाँ सेकेंड वाला 2 आ जाएगा। तो यहाँ से I from 1 to n, ये सिग्मा स्क्वायर का एमएलई लिख रहा हूँ। सिग्मा करेंगे तो अगेन इनवेरिएंस प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये एमएलई इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। अब आपको बस चेक करना है अनबायस्डनेस, कि अनबायस्ड है कि नहीं है। अनबायस्ड चेक करके बताइए, चेक करो भाई, अनबायस्ड होगा? अनबायस्ड कैसे चेक करोगे? जैसे मैंने कहा ई ऑफ एस ये नहीं आएगा, वैसे ही अगर आप यहाँ देखो सो वो है क्या, 1/n समेसन xi स्क्वायर, है ना। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? जैसे n को तो बाहर भी रख सकते हो ना, तो जैसे xi/सिग्मा होल स्क्वायर, जैसे मैंने कहा काई स्क्वायर 1 है, तो समेसन xi स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये काई स्क्वायर n हो जाएगा, n तक है ना, तो ये काई स्क्वायर n हो जाएगा। अब इसमें से आप इसका स्क्वायर रूट मान लो, इसको कुछ नाम दे दो अभी, लेट्स से w इज समेसन xi स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर एंड दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n। तो क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ, हमें √w निकालना पड़ेगा, क्या ये सिग्मा आएगा नहीं आएगा? ठीक है, कैसे चेक करोगे? तो आपको पता ना काई स्क्वायर का पीडीएफ लिखो, हाउ टू फाइंड दिस। अगर मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ √w निकालना है, सो क्या होगा, √w इंटू PDF ऑफ w। इससे करो तो सिग्मा नहीं आएगा, मतलब हमें तो, अच्छा w तो कुछ और है, हमें तो ऑप्शन में कुछ और था, तो हमें इसमें कुछ ऐसा करना होगा, पहले एक्सपेक्टेशन और w निकालने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ तो सिग्मा नहीं है ना, सिग्मा को मैनिपुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि सिग्मा तो यहाँ w ऑलरेडी है, तो मुझे लाना पड़ेगा ट्रू दिखाने के लिए, है ना, हमें वो चाहिए ना। तो वो कब बनेगा ऑप्शन, पहले √w करेंगे तो बस उसका रूट आएगा, n नहीं आएगा। तो मतलब पहले तो ये निकालो, उसके बाद कुछ पता चलेगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ w निकाल लो, फिर काम हो जाएगा। तो ये भी अनबायस्ड नहीं बनेगा, ठीक है। कंसिस्टेंट है, ये भी कंसिस्टेंट है, 2 3 कंसिस्टेंट है। अब बचा 4 वाला चेक करो, अनबायस्ड होगा? तो ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ n ना सैंपल साइज है, सॉरी n यहाँ मतलब यहाँ 2 ही रैंडम वेरिएबल है,
मेनली जो होता है वो n वैसा होना चाहिए, तो एक्स एन स्क्वायर विल कन्वर्ज टू, पहले चेक करो इसे कितना आता है, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, यहाँ अगर बात करूँ मैं कितना आएगा तो उससे चेक करते हैं। एक्स वन स्क्वायर अभी वहाँ लिखा था ना मैंने, तो पाई क्यों लगाया है, पाई का क्या लॉजिक बना भाई, पाई बाहर हो जाएगा है ना। दिस स्क्वायर दिस स्क्वायर, तो ये हो गया काई स्क्वायर 2, ऐसा हो जाएगा। एंड तो इसका फिर से रूट लेना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। तो मगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर स्क्वायर 2 है, फिर इसका रूट ले लेंगे, तो फिर से इस यही निकालना पड़ेगा, इससे एक आइडिया मिल जाएगा है ना, क्योंकि एन को 2 रख देंगे तो ऐसे कुछ आ जाएगा। तो जो यहाँ करोगे ये अनबायस नहीं होगा, तो यहाँ भी मुझे लग रहा है पाई है, तो अनबायस आई डोंट थिंक ये भी आएगा, लेकिन तो चेक करना पड़ेगा ठीक है ना, ये नहीं आएगा। या ये कंसिस्टेंट होने के लिए क्या चाहिए, कंसिस्टेंट भी नहीं होगा। सो दिस यू हैव टू चेक है ना, थोड़े कैलकुलेशन है इसमें, बस यही अप्रोच समझ आ रहा ना वो क्या करना है, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, इससे काम हो जाएगा। और ये मुश्किल नहीं है, काई स्क्वायर एन का पीडीएफ पता होगा आपको, जस्ट गामा के टर्म में आ जाएगा, काई स्क्वायर को ना गामा के पीडीएफ से लिख लो एंड देन आ जाएगा। तो फर्स्ट इज कंसिस्टेंट एंड अनबायस दोनों हो गया। इसमें क्या है तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो
आया जी आंसर। तो आ गया 1 2 आपका। कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ साइज n इज डिवाइडेड इनटू l, है ना, strata of sizes n1 and 2 nl respectively. A stratified random sample of size n is drawn from a population where n1 and 2 nl denote the sample sizes of each of the l strata, and note that within each stratum units are chosen using simple random sampling. Suppose the sample mean of the jth stratum is denoted by yj bar, and let yj st, है ना, बार जो है is, है ना, एन जे वाई जे बार अपॉन एन जे फ्रॉम 1 to l, एंड सिग्मा स्क्वायर एस टी स्क्वायर इज दिस. सो है ना, एस टी स्ट्रैटम हो गया, स्ट्राटा. तो यहाँ पे considered a simple random sample of size and drawn from population independently with of the first sample. तो y bar and sigma square denote the sample mean and the variance of the sample mean for this sample. Which of the following statements are correct? तो ये तो सिंपल रिजल्ट है जी. देखो उसका डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का, ठीक है ना. जैसे अंकित बता रहे 1 2 है, तो आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा इसमें, ना, क्या रिजल्ट है. तो y बार एस टी इज अन बाय सिस्टमीटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, y बार इज अन बाय सिस्टमीटर ऑफ पॉपुलेशन मीन. तो सिग्मा स्क्वायर एस टी लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना. तो सैम्पल मीन सैम्पल वेरिएंस y बार एंड सिग्मा स्क्वायर सैम्पल मीन सैम्पल वेरिएंस है, और एस टी में स्ट्रैटा के अकॉर्डिंग है. तो आपको पूछ रहा है कि इसमें क्या रिलेशन है. इफ़ एन जे अपॉन एन जे इज एन बाई एन, देन क्या होगा. तो बेसिक ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का सिंपल रिजल्ट है. बताओ भाई अंकित, कैसे किया आपने. इसमें तो मतलब सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, ये तो ऐसे ही बस रिजल्ट से हो जाएगा. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मतलब करने से बस यही फायदा होता है कि उसका वेरिएंस कम हो जाता है. बट अगर जैसे सिग्मा स्क्वायर एस टी जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन अगर इंटरनल डेटा में वेरिएंस अधिक है तो फिर वो कम नहीं होगा, अधिक हो जाएगा. इसलिए थर्ड ऑप्शन रॉन्ग है. बाकी तो मीन मतलब अनबायस्ड ही होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग में और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में. रिजल्ट है ना सिंपल, तो इसमें कुछ खास नहीं है. यस. देखो बाकी किसी को डाउट है तो पूछो. मतलब सिंपल ये रिजल्ट है, आपको उसके लिए थ्योरी पढ़ना पड़ेगा. थ्योरी पता है तो ऐसे ही आंसर टिक कर दोगे आप. ये है मतलब जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, सीधा सीधा थ्योरम से हो जाते हैं. नहीं तो आपको फिर पूरा प्रूफ लिखना पड़ेगा थ्योरम का. ये है, अगर मान लो नहीं आता है तो छोड़ दो या फिर प्रूफ लिखो. इस तरह से है. अगला क्या है ना, कोई बहुत सारे रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. जैसे यहाँ भी देखो, ये भी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है. तो इसमें कुछ खास करने के लिए आपके पास है कि बस काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो डिसप्रूव करने के लिए. वो भी इतना आसान नहीं होगा. और सही है तो उसको प्रूव कर सकते हो. प्रूव करना भी इतना थ्योरम का आसान नहीं होगा. तो इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होता है बेस्ट कि आपको थ्योरम का रिजल्ट पता हो, डेफिनेशन ठीक से याद हो, थ्योरम ठीक से याद हो, सो दैट यू कैन अप्लाई करेक्टली. अब एग्जाम में बैठ के किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना बहुत टाइम लगेगा. एक क्वेश्चन में हो सकता है 1 2 घंटा लग जाए तुम्हें. वो भी तो भी होगा नहीं होगा पता नहीं. मतलब ऐसे थ्योरी अगर थ्योरम प्रूव करने लगो तो, ये कहना चाह रहा हूँ. तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में या तो आपको रिजल्ट पता है या नहीं पता है. नहीं पता है छोड़ दो, पता है तो सॉल्व करो, है ना. ये चीज़ है. तो एग्जाम्पल लेके आप डिस्कार्ड करने की कोशिश कर सकते हो. यही एक ऑप्शन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन में. तो मतलब ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ भी देखो क्या कह रहा है. तो ये भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कि एक्स एंड एक्स आर रैंडम वेरिएबल डिफाइन ऑन कॉमन प्रोबेबिलिटी स्पेस हैविंग फाइनाइट एक्सपेक्टेशन एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई एन एंड फाई. तो मतलब एक्स एन एक रैंडम वेरिएबल जिसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई एन है, एक्स का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई है. सो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है भाई ना. अब ये सिंपल रिजल्ट है. मतलब ये थ्योरम है. थ्योरम को उन्होंने ऑप्शंस बना दिए. अब आपको थ्योरम ठीक से याद है, यू अप्लाई करेक्टली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये चीज़ें हैं. देखो गलत के लिए आप काउंटर एग्जाम्पल बना सकते हो, सोच सकते हो कि क्यों गलत है. तो ऐसा एग्जाम्पल हो कि इफ पार्ट ट्रू हो जाए, फॉल्स देन वाला पार्ट फॉल्स हो जाए. तो सिंपल है ना. ये कह रहा है ई एक्स एन अगर ई एक्स पे जा रही है, अगर ऐसा है तो कम से कम एक सैम्पल पॉइंट होगा ओमेगा जहां ऐसा हो रहा होगा. अगर एक्स एन ओमेगा एक्स एन पे कन्वर्ज कर रही है फॉर एवरी सैम्पल पॉइंट ओमेगा, तो फाई एन फाई पे कन्वर्ज करेगी. इसमें है उल्टा है, फाई एन फाई पे कन्वर्ज कर रही है तो एक्स एन ओमेगा एक्स एन पे कन्वर्ज करेगी एटलीस्ट 1 सैम्पल पॉइंट के लिए. एंड देन 4 था ना ये, तो 1 2 3 4, ये 2 था.
तो सिंपल थ्योरम को उन्होंने क्वेश्चन बनाया, तब आपको थ्योरम याद है, ठीक है, तो थ्योरम इस तरह का पढ़ना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। जो लिमिट थ्योरम्स है ना उसमें आएगा ये, लिमिट थ्योरम के हेल्प से। देखो जी ट्राई करके बताओ। सो मतलब थ्योरम है सिंपल। अब थ्योरम में मैनिपुलेट कर देता है ना, जैसे एग्जांपल के लिए आप जानते होगे कि कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होगा, अब कोई इस पर क्वेश्चन बनाएगा तो क्या बना देगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक ही थ्योरम को 4 तरह से लिख दिया, अब आप डिसाइड करो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, इस तरह से। तो वैसे ही यहाँ भी है कि एक थ्योरम है, इसको इन्होंने घुमा फिरा के इधर उधर करके लिख दिया। अब आपको ठीक से आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल थ्योरम क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो एक आपने पढ़ा होगा जैसे किसी को याद है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का प्रूफ कैसे होता है, कोई आइडिया देगा? सेंट्रल लिमिट थ्योरम प्रूफ कैसे करते हैं? अगर प्रूफ का आइडिया हो तो इसमें कुछ आपको मिल जाएगा हेल्प। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का प्रूफ देखे हो कभी, कैसे प्रूफ किया जाता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम? जैसे सेंट्रल लिमिट कहता है ना कि एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। मैं ये पूछ रहा हूँ कि बुक में अगर आपने प्रूफ देखा हो तो इसका प्रूफ कैसे होता है, अप्रोच बताओ, ये नहीं एग्जैक्ट प्रूफ क्या है, क्या क्या करते हैं प्रूफ में, हम क्या दिखाते हैं रफली, क्या अप्रोच होता है इसका, कहीं देख के बताओ, बुक है बुक खोल के बताओ, देख के बताओ कैसे प्रूफ किया हुआ है, कहीं भी कोई बुक खोलो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, या गूगल देख लो, ऑनलाइन देख लो कि कैसे प्रूफ करते हैं, क्या अप्रोच है प्रूफ का। तो वो आपको थोड़ा सा आपको उस प्रूफ में ये अप्रोच यूज हो रहा है जिस क्वेश्चन में है। हालांकि एमजीएफ से करते हैं वो लोग, तो वहाँ एमजीएफ चूंकि एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अगर एमजीएफ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से करना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट, एमजीएफ में और मे नॉट एग्जिस्ट। लेकिन आप प्रूफ देखोगे तो एमजीएफ से कर रखा होगा, तो प्रूफ में जहाँ एमजीएफ होगा उसको हटा के आप वो ले लो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, फिर देखो क्या है, क्या कहता है देखो। हालांकि यहाँ पे फॉर ऑल सैंपल पॉइंट ये ऑलमोस्ट श्योर की बात कर रहा है ना, ये जो लिखा है ना इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं आपको मैथमेटिकली लिख के बताऊं यस सर, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स, उसका डेफिनेशन है ये। तो इसका मतलब है एक्स एन कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स ऑल्सो, क्योंकि सेंट्रल लिमिट थ्योरम में तो ये रिजल्ट है ना, ये हर सैंपल पॉइंट के लिए हो रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको ये गिवन है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एक्स, ये गिवन है। ओमेगा लगाना चाहो ओमेगा लगा लो, तो ये आपको गिवन है फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा। तो यहाँ आपको गिवन है ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, ये कहना चाह रहा है कि एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स। हाँ जी कोई बता रहे थे, बताइए क्या अप्रोच है प्रूफ का, कैसे किया जाता है, क्या किया हुआ है प्रूफ, कहीं भी देख के बताओ ना कैसे प्रूफ किया हुआ, क्या किया हुआ है उसमें। सर बस मैं ये देखा था इसमें कि मतलब जैसे ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है तो वो आरएथ मीन कन्वर्जेंस नहीं होगा, मतलब इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है ना, उसीलिए एक्सपेक्टेशन वाला तो गलत होना चाहिए, यही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ क्योंकि एक्सपेक्टेशन भी वो, ये तो मीन कन्वर्जेंस का ये डेफिनेशन तो है नहीं, मीन का तो ये था ना मॉड एक्स एन माइनस एक्स, और तब भी वो ऑलमोस्ट श्योर को इंप्लाई नहीं करता है, ऑलमोस्ट श्योर इंप्लाई नहीं करेगा और उसको मतलब अच्छा होगा तब दोगे है ना, Yes, sir. एक दूसरे को इंप्लाई, मतलब आरएथ मीन का जो कन्वर्जेंस और ऑलमोस्ट श्योर है दोनों में रिलेशन नहीं है डायरेक्ट कोई, ये है। तो ये तो जरूरी नहीं, ये तो ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। एंड दूसरे में है कि फॉर एवरी सैंपल पॉइंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ भी यही है कि एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स, और ये कहीं ना कहीं फर्स्ट मीन में अगर ऐसा होगा कि मान लो एक्स एन कन्वर्जेस इन फर्स्ट मीन टू एक्स, तो ये हो जाएगा कि ई एक्स एन कन्वर्जेस टू ई एक्स, लेकिन इसका कोई रिलेशन तो ऑलमोस्ट श्योर बताएगा नहीं, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, तो इसकी कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, तो ये भी गलत ही है, ये भी ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है बट डज नॉट इंप्लाई कन्वर्जेंस इन मीन। 4 तरह का कन्वर्जेंस मेजरली आप पढ़ते हैं, कन्वर्जेंस इन आरएथ मीन, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये है। तो इसका भी कोई जरूरी नहीं है, यहाँ ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्ज कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ज करेगा और फाई एन विल कन्वर्ज टू फाई, तो ये ओके है, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है। और आप देखो जाके सेंट्रल लिमिट थ्योरम में यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वहाँ पे एमजीएफ यूज किया होगा फाई की जगह, कि वहाँ पे डायरेक्टली प्रूफ करने के बजाय क्या करता है उसमें इसका नाम जेड एन रख देता है और ये जेड है। तो आप अगर ध्यान से देखो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का प्रूफ में क्या किया होगा,
MGF निकाला होगा Zn का और उसमें लिमिट लगाया होगा और वो दिखा देता है कि वो Z के MGF के इक्वल है। ये प्रूफ का अप्रोच है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। अगर आप ध्यान से देखो, इसका MGF निकालता है, फिर लिमिट लगाता है, तो वो हो जाता है। तो अगर मुझे दिखाना है कि ये इस पे कन्वर्ज कर रही है, तो ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, तो इस पे आ जाता है। तो यहाँ MGF की जगह आप करेक्टरिस्टिक फंक्शन ले लो, तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन ही बताएगा, तो ये भी बताएगा। तो ये डायरेक्ट थ्योरम है और इसी बेस पे समझो सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपका प्रूफ होता है, अगर आपको प्रूफ आइडिया हो तो। यहाँ कह रहा है करेक्टरिस्टिक फंक्शन कन्वर्ज कर रही है तो एटलीस्ट वन सैंपल पॉइंट पे। तो देखो अगर ऐसा है फाई एन कन्वर्ज कर रही है फाई पे, तो ये हो सकता है कि एक्स एन कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन पे एक्स पे। बट क्या ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स एन की लिमिट एक्स होगी फॉर एटलीस्ट वन पॉइंट? ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। ये कहीं ना कहीं बोल रहा है ना कि किसी न किसी पॉइंट पे लिमिट इक्वल होगा, तो ये इंप्लाई नहीं कर पाएगा कि लिमिट जो है एक्स एन ओमेगा की वो इक्वल होगी एक्स एन ओमेगा के। दिस विल नॉट इम्प्लाई। ये हो सकता था, अगर ऐसा लिखा होता तो हो सकता था, बट ये इम्प्लाई जरूरी नहीं है। चेक करो। तो मतलब ये सिंपल एक थ्योरम है जिस पे इन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं। ये है, देखो एक बार आप लोगों को पूछो अगर दिक्कत है तो। मतलब इसके लिए थ्योरम पढ़ना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। प्रूफ दो चार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। मतलब वो तो डिफरेंट, जैसे लिमिट थ्योरम जो टॉपिक है, जैसे अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम का प्रूफ है या कंटिन्यूटी थ्योरम है ना, इस तरह का है। जैसे और क्या, स्लट्सकी थ्योरम है, स्लट्सकी लेमा जो है, चाहे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर है, चाहे वो जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक्सटेंशन है, क्या था उसका नाम, तो वो सब प्रूफ करोगे तो आपको पता चलेगा। मतलब प्रूफ देखोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट प्रूफ में पता चलते हैं। अच्छा यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है ना, उस तरह से। क्योंकि प्रूफ थोड़ा लेंदी प्रूफ होता है तो उसमें बहुत सारे अप्रोच, हर स्टेप में कोई ना कोई अप्रोच लग रहा है, तो वो अप्रोच आपको वहाँ से समझ आएगा। तो उसके लिए थोड़े प्रूफ देखना पड़ेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। एग्जाम में प्रूफ करना मुश्किल है तो आपको थ्योरम याद रखना पड़ेगा। तो ये अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंटी बी द पॉइजन प्रोसेस विथ इंटेंसिटी पैरामीटर 10। तो ये इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी पैरामीटर मतलब, अच्छा ये पॉइजन प्रोसेस है ना, दिस इज अ पॉइजन प्रोसेस 10 है। टी बी द एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विथ मीन 6 एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइजन प्रोसेस। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो ये पॉइजन प्रोसेस का क्वेश्चन है जी। देखो तो ऑप्शंस हैं कि एन टी बराबर के, ये आएगी, एन टी का एक्सपेक्टेशन ये होगा, एंड सो ऑन। बताइए क्या होना चाहिए?
अभी इसी लिंक पे ना रिग्रेशन ही क्लास होगी आगे, तो इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। इसी पे अभी रिग्रेशन ही क्लास होगी इसी लिंक पे, तो कंटिन्यू कर सकते हो। सो आज 1.5 घंटे का रखा है, तो 10:30 भी 10 ज़्यादा हो गया थोड़ा, तो 10:45 तक क्लास होगी। ये है, लगाओ भाई सिंपल प्रॉपर्टी लगाओ पॉइजन प्रोसेस का। क्या कहता है पॉइजन प्रोसेस? सो एनटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये तो आप जानते हैं ना। एनटी हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट? पॉइसन लैम्बडा टी, लैम्बडा यहाँ 10 है, सो लैम्बडा टी, यही ना होता है ना, ये है। तो टी इससे गिवन टी ना सर, हाँ कंडीशनल। हाँ एनटी गिवन टी, वो टी मतलब यहाँ पे जो है क्या दे रखा है, तो हमें उसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा नहीं। सो क्योंकि यहाँ पे तो टी खुद रैंडम वेरिएबल है क्या? हाँ यहाँ टी टी, एक्सपोनेंशियल। हाँ टी तो खुद एक रैंडम वेरिएबल, जनरली जो होता था वो ये होता था ना, एन टी जो होता है ये, बट टी यहाँ खुद एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल 6 है, और लैम्बडा यहाँ 10 है, तो इसका 1/6, 1/6। लैम्बडा अच्छा मीन 6 है तो रेट 1/6 है ना। तो इसका मतलब है एन कैपिटल टी जो होगा, जो एन कैपिटल टी डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे क्योंकि टी तो रैंडम वेरिएबल है, तो मुझे तो कांस्टेंट चाहिए, तो मतलब गिवन टी, वही बात है। सो ये गिवन टी करेंगे तो आपका ये रहेगा पॉइसन लैम्बडा टी, यहाँ तक चल जाए क्योंकि ये गिवन कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी, यही ना। सो गिवन कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी, ये आ जाएगा, ये वाला इससे लगा लीजिए, हाँ इससे आ जाएगा। सो जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एन टी चाहिए तो या तो पी एम एफ निकाल लीजिए या एक्सपेक्टेशन ऑफ एन टी गिवन टी, यही है ना जी, एन टी गिवन टी, तो इससे आ जाएगा, चेक कर लीजिए। सो डबल एक्स, क्योंकि टी खुद रैंडम वेरिएबल, इंडेक्स खुद रैंडम वेरिएबल है, तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। सो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एन कैपिटल टी माइनस है ना, दिस इज द पॉइजन प्रोसेस विथ इंटेंसिटी 4 तो नहीं होगा, 10 हो सकता है, तो ये सही है ना, क्योंकि आपको पता ना ये आप जानते होंगे एन टी, स्टेशनरी इंक्रीमेंट। हाँ स्टेशनरी इंक्रीमेंट है ना, तो सिंपल है ये, तो प्रॉपर्टी से हो जाएगा। तो आप इसमें लगा लो कंडीशनल पीएमएफ, तो उससे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिलता है यहाँ से, कितना आंसर आएगा? 2 आ जाता है, ट्रू और 4 जैसे आपने चैट में बताए हैं। तो एक बार चेक कर लो भाई क्या आएगा, है ना। तो एक ये हिंट है आपके लिए और एक ये हिंट है, 2 ऑप्शन के लिए, इससे हो जाएगा। और ये पॉइजन प्रोसेस में स्टेशनरी इंक्रीमेंट होता है, तो डिफरेंस इसका क्या है, टी प्लस टी माइनस टी, तो स्मॉल टी बचेगा, तो उससे स्टेशनरी इंक्रीमेंट से ये आ जाएगा ट्रू। ये 4 है इसलिए गलत है, बाकी इन दोनों से पहला दूसरा इससे आ जाएगा। सॉल्व कर लो अभी, नेक्स्ट क्लास 9 बजे थी, लेट हो गया इसलिए स्टॉप करता हूँ। थैंक यू, इसको कंप्लीट कर लो, आज मैंने ये पेपर कंप्लीट किया है, इसी पे रिग्रेशन की भी क्लास होगी।